अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं वजीह सानी। मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसमें हुकूमत की अपनी कोताही भी दिखाई देती है। LNG को ही लें तो गुज़िश्ता बरस बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद 11 कार्गोज मंगवाए गए, फिर पिछली सर्दियों में शदीद तवानाई बहरान देखने में आया। वजह इसकी कि इस बार ज़्यादा कार्गोज वक्त पर मंगवाए जाते, कम यानी सिर्फ 10 कार्गोज मंगवाए गए और उस पर यह तौजीह पेश की जा रही है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में सिर्फ एक कार्गो कम मंगवाया गया है। बिजली की बात करें तो सिर्फ मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली के टैरिफ में 60% के करीब इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल की कीमतों में गुज़िश्ता 35 रोज़ में 20 रुपए के करीब इजाफा हुआ है। हत्ता कि अशियाए ज़रूरिया आटा, चीनी, घी की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पर बढ़ी हैं और अब महंगाई नीचे नहीं आएगी। वज़ीर ख़जाना ने खबरदार कर दिया है। दुनिया भर में महंगाई हो रही है और उनका कहना है कि उनको इसकी वजह मालूम नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हो गया है। PTI हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई और गिरती हुई मईशत को संभाल पाएगी, हाँ या नहीं, ये सवाल आज अपने पैनलिस्ट की जानिब ले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया है, गुज़िश्ता 1.5 महीने में बार बार जो कीमतें बढ़ी हैं, आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत मौजूदा हालात में इस सूरत हाल पर काबू पाएगी? वजी मेरा ऑप्शन तो नहीं है और मेरा नहीं ख्याल है इस पैनल पे और किसी का भी ऑप्शन हाँ में होगा। लेकिन आपके सवाल में आने से पहले ज़रा मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर है, क्या ये अभी तक 55 रुपये फ़ी किलोमीटर पे ही इसका खर्चा है? अगर है तो वज़ीर आज़म से कहें कि कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस ही शुरू कर दें, सुबह जाते हुए हमें दफ्तर छोड़ दिया करें, क्योंकि हम, मेरा नहीं ख्याल है इस कीमतों के बाद ना गाड़ी लेके कहीं जा सकते हैं, ना मोटरसाइकिल, ना ऊबर ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में है। अच्छा, जो चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं उसमें ये बात बिल्कुल हकीकत है और दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी वजह ये है, और उसकी एक बहुत बड़ी बल्कि वजह ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमीज और बहुत से ममालिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी खोल रहे हैं, तो डिमांड जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। और ये जो बहुत से जिनको कहते हैं ओपेक ममालिक, जिनको कहते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये कहती हैं कि हम इतनी तेजी से अभी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ना हमारे पास अभी इतने पैसे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। कुछ ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया जो इसका बल्कि फायदा उठा रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जो चीज है ये हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है कि डिमांड भी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। अच्छा, अब हुकूमत के कंट्रोल में क्या है? हुकूमत के कंट्रोल में है पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना। आपको नजर आ रहा है कि पिछले 1 साल से कीमतें तेल की बढ़ती चली जा रही हैं। आपका प्लान क्या है? आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारे कोई वजीर खजाना आज के बाद होंगे भी या नहीं होंगे। ना आपका कोई पॉलिसी वाजे है, ना आपका कोई प्लान वाजे है। जैसे आपने इंट्रो में खुद बताया कि आखिरी वक्त पे जाके LNG के टेंडर फ्लोट हो रहे हैं और अब हमें बताया जा रहा है कि एक कार्गो कम आया। क्यों कम आया? आपने आखिरी मिनट पे क्यों टेंडर फ्लोट किया? अच्छा, दूसरी चीज जो मैं सुबह से सुन रही हूँ वो ये नहीं, उससे बड़ी बात ये है कि एक तो कम आया और उसको क्रेडिट के तौर पर पेश करें कि सिर्फ एक कम आया। ये नहीं देखते कि पिछली दफा अगर 11 कार्गोज आए थे तो तवानाई का बहरान आया था, पता चल गया था कि हमारी जरूरत सर्दियों में इससे कहीं ज्यादा होती है। अब 10 मंगवा कर भी खुश हैं और आप दूसरे ममालिक से मुआवजा करें कि उन्होंने कब खरीदना शुरू किया गैस। चाइना कोई देख लें, वो तो अगले साल के लिए खरीदना उसने शुरू कर दिया है, बल्कि वो तो अमेरिका तक से खरीद रहा है LNG, क्योंकि सबको इतनी सख्त जरूरत है, इतनी बड़ी मजबूरी है। अच्छा, दूसरी बात मैं जो सुबह से सुन रही थी वो ये कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, खित्ते में तेल की कीमत सबसे कम है। अच्छा, जो लोग ये बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछें कि मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन रेट या महंगाई का जो रेट है वो पाकिस्तान का जब आप कंपेयर करते हैं बाकी खित्ते में तो कितना है। ADB की रिपोर्ट आई पिछले महीने, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है पूरे साउथ एशिया के रीजन में। इंडिया का भी हमसे कम है। तो हमारे मुल्क में सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी है। इन सारी चीजों को देखना होता है और मेरे ख्याल से जो मसला है वो ये है कि प्लान वाजे नहीं है कि हुकूमत का प्लान क्या है अवाम को रिलीफ देने का।
अच्छा, आपको लगता है हुकूमत फोकस है, ये उसका मसला है इस वक्त? आज कोई वजीर ख़जाना नहीं है, उनको अब मुशीर ख़जाना बनाया जाएगा, तो आपको लगता है कोई प्लान है हुकूमत के पास? जिस तरह की बेबसी दिखाई दे रही थी गुज़िश्ता मीडिया टॉक में वजीर ख़जाना की कि महंगाई बढ़ रही है, हमें वजह नहीं पता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वजीर आज़म कहते हैं कि गरीब तक इसका असर नहीं जाने देंगे, लेकिन कोई फोकस भी है? ये हमारा प्राइम फोकस है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हमारा प्राइम फोकस है। हमारी हुकूमत का प्राइम फोकस अभी भी करप्शन है, और मुझे नहीं लगता ये कैसे सोच रहे हैं कि ये अगला इलेक्शन जीत सकेंगे अगर इसी किस्म की महंगाई रही। ठीक है, हफीजुल्लाह नई साहब, आपकी जानिब आते हैं, आप कोई ग्रेस पॉइंट्स देंगे? क्योंकि बेनज़ीर ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं, तो हुकूमत का ये जवाब तो काबिल कबूल है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब अब सर्दियों में हमारे पास LNG नहीं होगी तो हमें अपने प्लांट्स फर्नेस ऑयल से चलाने पड़ेंगे, जिससे ज़्यादा महंगी बिजली पैदा होगी, ज़्यादा महंगाई का बहरान एक बार फिर आ जाएगा। इसके अलावा वक्त पर LNG के सौदे नहीं किए गए। आप समझते हैं कि इस दलील को कबूल कर लिया जाए कि आलमी सतह पर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं? देखिए जी, इन्फ्लेशन, आइसोलेशन, डेमोलेशन, ये 3 अनासरों तो बनती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अब थोड़ा सा देख लें कि जो रात इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है और जो बेनज़ीर ने ये जो थोड़ा डिस्क्राइब किया है, ये मत भूलें कि बेनज़ीर उस तबके को रिप्रेजेंट करती है जिन पे इतना इफेक्ट हुआ है, और जो पाकिस्तान का 95% 97% तबका वो बेनज़ीर का जो इस वक्त सोशल स्टैंडिंग है उससे नीचे है। मैं हमारा जो गुर्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत यह है कि जो 138 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के, और मैं अपने घर से तकरीबन कोई जियो का दफ्तर 42 किलोमीटर है, मैं 4 दफ़ा सोचूंगा क्योंकि मुझे 60-70 हज़ार रुपये महीने का पेट्रोल चाहिए आने जाने के लिए। अब एक छोटी सी बात सुन लें, 2012 के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो 111 रुपये एवरेज थी ब्रेंट क्रूड ऑयल की, और जो टेक्सास का जो ऑयल है वो वेस्ट टेक्सास ऑयल WTI, उसकी जो एवरेज कीमत थी 95-96 थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 107 तक प्राइसेस लेके गई। फिर पेट्रोल प्राइसेस जो है सारी इंटरनेशनल प्राइसेस 2014 में जब $40 के प्लस पहुंची तो हम खुद यहाँ $60-62 रुपए का पर लीटर लेते रहे। अब ये लोगों को कल शौकत अजीज साहब जिसका आपने जिक्र किया है वाशिंगटन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, शौकत तरीन साहब, वो जब फरमाने की बात है, उनका असल में CV देख लेना तो दोनों के नाम तब्दील करने से CV नहीं तब्दील होगा। दोनों का एक ही जगह से आए हैं, सिटी बैंक से आए हैं, एक ही माइंडसेट के साथ आए हैं, एक ही ट्रेनिंग है, और वही अमेरिकन एजेंडे के साथ यहाँ मौजूद हैं कि इस पाकिस्तान को कैसे आगे चलाना है। तो उसमें आप शौकत तरीन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई। अब इसमें ये बार बार कह रहे हैं जी कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस जो आज बढ़ी हैं, जितने तक पहुँचे हैं $82 की है। पीपल्स पार्टी ने 107 रुपये में कैसे मैनेज किया था $111 के ऊपर? तो शायद $100 100 रुपए का था, इसलिए शायद मैनेज कर लिया नहीं साहब ने। देखें ना, मैं बता रहा हूँ ना कि उस वक्त जो था उसमें देखें क्राइसिस ये है कि एक इस मुल्क के अंदर सियासी जो इंतशार है या सियासी अदम इस्तेकाम है वो तो 7 दहाइयों से चल रहा है और उसके कुछ नताइज भी होते हैं, लेकिन उसके असरात के आप इक्तसादी तौर पे पूरा मुल्क बदहाल हुआ है, गवर्नेंस फेलियर हुआ टोटल, सफारती तन्हाई है, बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है, और लगता यह है कि ना आपके जो पाँव हैं वो रकाब में हैं, ना आपके हाथ में इस मुल्क के जो हुकूमती घोड़ा है उसकी लगाम आपके हाथ में है। देखिए इसके ऊपर जो डेटा है, कल शाहजेब खानजादा साहब तो मेरा ख्याल है कर करके थक गए, जितना रिसर्च जितना डेटा उन्होंने सामने रखा है, एक चीज़ रखी है, इनके कान पे जूं नहीं रही थी। ये आज के दिन भी जिस मुल्क को क्राइसिस है, अफगानिस्तान का क्राइसिस में हमारा ख्याल में वो एनालाइज कर देगा, इक्तिसादी बुरान जो है वो हमारा तिया पांचे कर देगा। नहीं सब, लेट्स नॉट गो देयर। आज हम बात करते हैं अगर महंगाई की, आपको लगता है कि
मुझे सवाल फ्रेज करने दें, फिर आप जवाब दीजिएगा। ग्रोन अप हूं वजी, एक मेरी बात सुने वजी, एक मेरी बात सुने। हम ग्रोन अप हैं और हमें पता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये सब पूरा मुल्क 22 करोड़ अवाम जो है वो उछल बैठे हैं कि महंगाई के बारे में सोचें, ये सोचेंगे कल पाकिस्तान को क्या होने वाला है। स्पेकुलेशन अफवाहों की फैक्ट्री है। ठीक है, इसी में एक ज़िमनी सवाल आपसे कर लेता हूं, ज़िमनी सवाल आपसे कर लेता हूं। आपको लगता है जो एलएनजी में आपने कहा, शाहजेब खानज़ादा साहब ने बार बार तवज्जो दिलाई, हुकूमत कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे होती रही, लेकिन आपको लगता है कोई अकाउंटेबल ठहरेगा? पिछले साल 11 कार्गोज आए थे, इस साल हमें कम से कम 14 कार्गोज या 13 कार्गोज मंगवाने थे और हम कह रहे हैं कि 10 आ गए हैं, पिछले साल से एक कम आया है सिर्फ। आपको समझता है किसी को पूछा जाएगा, कोई सवाल होगा आपको लगता है? क्योंकि पिछले साल जो बहरान आया था उसके बाद किसी को नहीं पूछा गया। वजी उससे पिछले साल 12 मंगवाए थे, फिर 11 आए, फिर आप 10 मंगवा रहे हैं। और आपने देखा पिछले साल गैस का हमारा कितना बुरान था। अब कब CNG हर पूरे मुल्क में बंद हो गई है जो गाड़ियों के लिए। देखिए जी, असद उमर साहब ने एक हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, चूँकि वो IMF जा रहे थे शौकत तरीन साहब, तो वो बता रहे थे कि चाइनीज़ लोन सस्ते तरीन है। उन्होंने कंपेयर कराया कि बाकी लोन्स के साथ। फिर उन्होंने बताया कि जो हमने प्लांट्स लगाए हैं एनर्जी के, चाइना के हवाले से पावर प्लांट्स लगाए हैं, इससे ज़्यादा कंपेटिटिव दुनिया में कहीं नहीं लगे। तो ये किसने लगाए हैं? आपने यही नैरेटिव बेचा कि ये प्लांट महंगे लग गए, चाइनीज लोन महंगे आ गए, आपने CPEC को तबाह बर्बाद किया, आपने LNG के ऊपर जाके वो उसको जेल भुगतनी पड़ी कि आपने वो जो टर्मिनल बनवाए मिफ्ता बेचारे को और उनके साथ शाहिद खान अब्बासी को। और वही कल शाहजेब खानज़ादा साहब फरमा रहे थे कि लॉन्ग टर्म अगर वो ना करते, जो 7 कंटेनर आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हैं, जो कि इनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि शाहिद खान अब्बासी बार बार कहते हैं कि मेरे साथ बात करें और मैं बताऊं समझाऊं। ठीक है, नहीं का ऑप्शन आप पाकिस्तान के फायदामंद सौदा हमने किया है। आज बता दें, वो यही बात कह रहे हैं ना। तो उस दिन असद उमर ने पावर प्लांट्स के बारे में कहा और कल शाहजेब खानज़ादा से हमाद अजहर जो फरमा रहे थे कि हमने 7 कंटेनर जो लॉन्ग टर्म के मंगवा रहे हैं, वही उनके कॉन्टेक्स्ट से जो ये उसको फुलफिल कर रहे हैं। ये सब नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी जानिब आते हैं। हुकूमत शायद पेट्रोलियम मसनूआत पर हाथ खड़े कर दे कि आलमी मंडी में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये जो सर्कुलर डेट है, गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 बॉम्ब गिरे हैं आवाम पर, महंगाई के, बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये सर्कुलर डेट या IMF का कुछ लेना देना है, इसमें हुकूमत हाथ ऐसे नहीं खड़े कर सकती? वही मुझे बताएं, आवाम का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? कहीं आपको कोई रिएक्शन नजर आया? कहीं आपको कोई मुजाहरे नजर आए? कहीं आपको कोई कंसर्न नजर आई? हाँ, किसी एक इंडिविजुअल से आप पूछेंगे, वो बहुत गुस्से का इजहार करेगा, मायूसी का इजहार करेगा, लेकिन ना पॉलिटिकल पार्टीज में, ना जनरल पब्लिक में। हम महंगाई तले या तो इतने लग गए हैं लोग कि अब उनसे आवाज भी नहीं निकल रही, आवाज निकलना भी मुश्किल हो गया। वरना एक जमाना था कि जब चीजें बढ़ा करती थी, या कोई और भी वजह हो सकती है, मतलब उनको लगता है कि इस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। नहीं, ये नहीं होता। देखिए चीज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप मुझे बताएं। कि तो पेट्रोल की प्राइसेस चले, आप आलमी सतह पे हर गवर्नमेंट होती है और ये इसमें किसी हद तक लॉजिक भी समझ में आती है, लेकिन दवाओं की कीमतें बिल्कुल 200-400% तक बढ़ गई हैं। आप मुझे बताएं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ट्रेड यूनियन ने इसके ऊपर कोई मुजाहरे वैसे किए हैं? कोई हड़ताल की कॉल हमने सुनी कभी महंगाई के खिलाफ? इसी शहर के अंदर एक जमाने में अगर इस तरह की चीजें होती थी तो शटर डाउन हो जाता था, लोग स्पॉन्टेनियसली जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देते। तो हमारा सिस्टम से लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। लोगों को एतमाद नहीं रहा कि कोई मसीहा उनको नजर नहीं आता कि कोई आके इस चीज को रिजॉल्व भी कर सकेगा। अब वजीर आजम क्या कह रहे हैं कि महंगाई भी इंपोर्ट होती है। पहले हम सुना करते थे लीडर्स इंपोर्ट होते हैं, फिर हम सुना करते थे गवर्नर स्टेट बैंक इंपोर्ट होता है, फिर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स इंपोर्ट्स होते हैं। अब महंगाई भी इंपोर्ट होनी शुरू हो गई है, तो हम क्या करें, कहां जाएं उसमें? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से, और ये बात शौकत तरीन साहब की ठीक है कि महंगाई अब नीचे नहीं आएगी, मेरे लिहाज से तो कभी भी नीचे नहीं आती महंगाई। जो चीज ऊपर जाती है वो फिर नीचे नहीं आती।
वो अलग बात है कि गवर्नमेंट नीचे आ जाती है। लेकिन 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 जब मेरे साहब महंगाई ऊपर जाती चलिए इसको देख लें। आटा, चीनी, घी की कीमतें ऑल टाइम हाई हैं। आपको नहीं लगता कि हुकूमत जरा सी भी जिम्मेदारी ले, कोई एक बंदा स्टेप डाउन करे जिम्मेदारी लेकर? मुझे कोई रद्द-ए-अमल तो दिखाएं, मुझे ये तो बताएं कि लोग क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे। ये गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है कि लोग जो है इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहे कि लोगों को पता है कि जी ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग महंगाई तले इतने दब गए हैं। शायद इमरान खान जैसा कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं है जो पहले कहता था कि महंगाई हो तो घरों से निकलो, ऐसे रहनुमाओं के, हुक्मरानों के खिलाफ। मायूसी नहीं, वो भी खैर छोड़े, मायूसी बहुत है। लोगों का सिस्टम पर से एतमाद उठता जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। जब लोग रिएक्ट करना छोड़ दें, जब लोग रद्द-ए-अमल देना छोड़ दें, ये ज्यादा मतलब है सिस्टम पर से एतमाद, ये ज्यादा तशवीशनाक है। ये हम अनार्की की तरफ जा रहे हैं। ये अनार्किस्ट सिचुएशन है और ये जितनी सिचुएशन खराब होगी उतना ही हम अनार्किस्ट, क्योंकि ऑपोजिशन भी कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं दे रही ना। आप मुझे बताएं, महंगाई के खिलाफ, ये इस महंगाई के खिलाफ ऑपोजिशन के पास ऑल्टरनेट प्रोग्राम क्या है? कोई प्रोग्राम देना कि जी हम अगर आ गए तो हम ये करेंगे और हम इस चीज को लाएंगे। कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम पेट्रोल प्राइसेस नीचे ले आएंगे, लेकिन कोई आप सिस्टम तो देते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो बैठा दिया। इमरान खान के सारे दावे धरे के धरे रह गए, इमरान खान के सारे प्रॉमिसेस धरे के धरे रह गए। इमरान खान को वोट देने वाले आज मायूस हैं कि उन्होंने कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं दिया, कोई रिफॉर्म्स नहीं की। वो एक पेज की तलाश में है कि वो पेज मिल जाएगा तो शायद गवर्नमेंट बच जाए। लेकिन लोगों की तरफ से जब तक वो शदीद रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा, गवर्नमेंट की महंगाई की तरफ से कोई तवज्जो नहीं होगी। बहुत सी चीजें ये कंट्रोल कर सकते हैं। ये बैड गवर्नेंस की सबसे बदतरीन मिसाल है ये गवर्नमेंट। ठीक है, आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं कि उनके पास, कम से कम हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस मईशत को मौजूदा सूरत हाल में कंट्रोल कर सकें। इरशाद भट्टी साहब, आपकी जानिब आएंगे। मज़हर साहब कह रहे हैं कि कोई अवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो ऐसा अपोजिशन लीडर भी इस वक्त इमरान खान जैसा अवाम के पास नहीं है जिन्होंने बताया कि हुक्मरान जब महंगाई करें तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। इत्तेफाक करते हैं आप इससे? जनाब स्पीकर, सब ये फरमुदाते इमरान खान जो उन्होंने अपोजिशन में फरमाए वो रहने दें कि महंगाई ज़्यादा हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता है, टैक्स ज़्यादा लगें तो वज़ीर आज़म चोर होता है, कर्ज़े ज़्यादा ले लिए जाएँ तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब गुर्बत बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता है। जनाब स्पीकर, फरमुदाते इमरान ये भी रहने दें कि जब बिजली गैस की कीमतें बढ़ जाएँ तो बिल जलाने होते हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी होती है। जनाब स्पीकर, ये भी रहने दें कि जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे मेरे पास हर मसले का हल है, मेरे पास बेहतरीन टीम है, मैं टीम सिलेक्शन का चैम्पियन हूँ, दुनिया मेरी टीम की तारीफ़ करेगी। जनाब स्पीकर, ये भी रहने दें कि यही शौकत तरीन जो नैब के मुल्ज़म हैं और टार्जन बनकर आए थे और एक हफ़्ता पहले कह रहे थे हुकूमत ने मईशत का भट्ठा बिठा दिया, और अब आकर इन्होंने भट्ठे को बिठाया नहीं, लिटा दिया। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये भी नहीं पूछना चाहता इमरान खान से, अली अमीन गंडापुर के साथ, कि चीनी के 9 दाने कम चाय में डालने, रोटी के 9 दाने कम खाने, पेट्रोल के 9 कतरे कम डलवाने से मुल्क कौम को कितना फ़ायदा हो सकता है या महंगाई कम होगी। जनाब स्पीकर, ये भी इमरान खान साहब का फरमुदात अज़ीम, फरमुदा अज़ीम हुक्म कि महंगाई टैक्सों के ख़िलाफ़ बाहर निकलना, सड़कों पर आना जहाद है, और असल जहाद यही है। जनाब स्पीकर, इस पर आ जाएं कि हुकूमती मंतक ये है कि बैन अक़वामी सतह पर महंगाई ज़्यादा और ख़ित्ते में हम अभी भी सस्ते। मैं अपनी हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि बैन अक़वामी सतह पर मुल्क अपने शहरियों को क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं, ये कभी जानने की कोशिश की है? तालीम, सेहत, जान माल की इज्जत समेत सब कुछ उनके पास है कि नहीं है? क्या हमारे पास है? क्या हुकूमत बताना चाहेगी कि बैन अक़वामी सतह पर आवाम, महंगाई अगर है तो आवाम की आमदनी भी तो बड़ी हो है? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने सेहत कार्ड दिए हैं। मैं इसका जवाब हुकूमती जानिब से देता हूँ। कल फवाद चौधरी साहब ने परसों कहा कि हमने
सेहत कार्ड दिए हैं, हमने एहसास प्रोग्राम दिया है, उन्होंने अब बताया कि वो किसान कार्ड दे रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों तक डायरेक्ट जो है वो पैसे पहुँचें, उन तक इमदाद पहुँचे, उन तक जो महंगाई का असर है वो कम पड़े। आप समझते हैं वाकई हो रहा है, ये वाकई काबिल फ़ख्र, काबिल तहसीन इक़दाम हैं? जनाब स्पीकर, सेहत कार्ड की असल हकीकत हस्पतालों से पूछ लें, बड़े हस्पतालों ने शौकत खानम समेत एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एहसास प्रोग्राम और बाकी जो आप कार्ड कह रहे हैं उन दोनों को मिलाकर आप कराची में आज आलू और मटर में मिलाकर पकाइएगा और कुछ मुझे भी भिजवा दीजिएगा ताकि मैं बिजली बिल के गैस देकर घर का बजट बनाकर बाकी उससे अपने बच्चों के पेट में डाल सकूं। अच्छा जनाब स्पीकर, आगे आ जाएं। हुकूमत ने कह रही है कि क्या अवामी सतह पर या खित्ते में जो ज़राए आमदन हैं वो हमारे जैसे ही हैं या हमारे जितने ही हैं? वहाँ बेरोज़गारी गुर्बत इतनी है जितनी हम हमारे हैं, वहाँ अशिया खुर्दो नोश की कीमतें इतनी ही मुसलसल बढ़ रही हैं जितनी हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। अच्छा, हुकूमत बताएगी, क्या हुकूमत इस पर फ़ख्र करेगी कि अब बांग्लादेशी टका भी हमारे रुपए से ज़्यादा मजबूत है, 2 गुना? अच्छा, चलो मान लेते हैं जनाब स्पीकर, मान लेते हैं, आपको मैं भी खुश कर देता हूं और हुकूमत को भी खुश कर देता हूं कि बैन-अक़वामी सतह पर महंगाई बढ़ी, खित्ते में हम सस्ते, कोरोना ने असर डाला, पिछली हुकूमतों के बुरे फैसलों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक नहीं जा रहे, मान लेते हैं। मगर जनाब स्पीकर, ये भी तो ये हुकूमत माने खुदा के लिए कि आपकी मुआशी तैयारी सिफर थी, आपकी मुआशी टीम नालायक निकली, आपके फैसले गलत और पॉलिसियां गलत थी, फैसलों में कन्फ्यूजन, फैसलों में देर हुई। आपका IMF मुआहदा $6 अरब सिर्फ, अल्लाह माफ़ करे, कपास में कितना नुकसान हो गया, 12-14 अरब डॉलर का, ज़राअत में कितना नुकसान हो गया, बाकी जगहों पे चोरी में कितना नुकसान हो गया। $6 अरब के लिए आपने अवामी खून निचोड़ मुआहदा किया IMF से। फिर जनाब स्पीकर, गंदम फैसले हों, सरकसी फैसले, नोटंकी फैसले, चीनी फैसले हों, सरकसी फैसले, नोटंकी फैसले, LNG फैसले हों, सरकसी फैसले, नोटंकी फैसले, अद्वियात फैसले हों, सरकसी फैसले, नोटंकी फैसले। हुकूमती रिट नहीं है जनाब स्पीकर। मैंने अपने मोहल्ले की एक दुकान से 100 रुपए में भी चीनी खरीदी है 1 किलो, और 110 रुपए में भी खरीदी है, और 90 रुपए में भी खरीदी है। आप सोच लें कि हुकूमती जजा सजा नहीं। आखिरी 2 जुमले, हुकूमती जजा सजा नहीं। अब यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें खरीदना भी मुश्किल हो गया है जनाब स्पीकर। आवाम बैंगन बन गई है और इन बैंगनों का इन्होंने भुर्ता बना दिया है। मेरी दुआ है, मैं आपको खुश करता हूं सारों को, कि अल्लाह करे ये महंगाई पर काबू पा लें, अल्लाह करे कि ये डू एंड डाई वाला साल इनके लिए अच्छा हो। मगर इस टीम, इस गवर्नेंस और इस IMF मुआहदे के साथ ये नामुमकिन है और मेरा ऑप्शन नहीं में है। नहीं, बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। जी मुख्तसर 2 सेकंड दीजिएगा बाजी। एक तो क्योंकि एहसास प्रोग्राम की बात हो रही है, ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है हुकूमत के, उसकी बात हो रही है। ये प्रोग्राम्स चल ही नहीं सकते जब तक आपका टैक्स बेस मुल्क का नहीं बढ़े। ये मुझे डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी बताया था कि ये प्रोग्राम चलेंगे ही नहीं लॉन्ग टर्म में अगर आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। तो हमने टैक्स बेस बढ़ाने के लिए हुकूमत ने क्या किया है, वो जो सारे उन्होंने वादे किए थे टैक्स रिफॉर्म्स करने के, FBR को रिफॉर्म करने के, उसका क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि जैसे देखें, हम बात कर रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हुकूमत क्या कर सकती है, किस किस्म का रिलीफ आवाम को दे सकती है। एक चीज जो हुकूमत कर सकती है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना आवाम को। आपका इतना बड़ा शहर है, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है और वो जितने मर्जी आपसे पैसे लें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, जहां पे आप सब्सिडीज दे सकते हैं, जहां पे आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू पर बात करेंगे, ऑपोजिशन इस सारी सूरत हाल में क्या करने जा रही है। हमारे साथ रहिए। ऑपोजिशन क्या लाहेमल इख्तियार करने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी अगरचे PDM का हिस्सा नहीं
लेकिन मुश्तरका अपोजिशन के तौर पर हमारे साथ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि चाहे मुत्तहिदा अपोजिशन हो या PDM का इत्तेहाद, अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च नागुज़ीर है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर मुश्तरका अपोजिशन लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी? हाँ या नहीं, इस पर हमारे पैनलिस्ट राय देंगे। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। आप कह रहे थे कि अपोजिशन क्या कर रही है, तो आज को जो जलसा है फैसलाबाद में, उसके मुतालिक अपोजिशन का ये कहना है कि ये फैसला कुन तहरीक का आगाज़ हो गया है। लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही हैं मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से। आप समझते हैं कि इसमें दम होगा? माजी की जो अपोजिशन की तहरीकें हैं उसकी तरह ये भी दम तो नहीं तोड़ जाएगी? देखिए, पहली चीज तो ये कि प्लान क्या है, प्लान तो दें। सिर्फ हुकूमत गिराना प्लान नहीं हुआ करते। बिल्कुल। और ऑपोजिशन का काम ये होता है कि कोई ऑल्टरनेट प्लान दें। और हो सकता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, इर्द गिर्द जो तूफान की जो है वो पेशन गोइयां हैं, हो सकता है कि उसकी बिना पे कोई लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और PDM साथ साथ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। अलग अलग लॉन्ग मार्च जरूर कर सकते हैं। और हो सकता है कि कोई पिंडी आके रुक जाए, कोई अपारा पे, कोई उधर आके रुक जाए, अपना फैजाबाद पे रुक जाए और फिर साथ मिल जाए। ये सब चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा इम्कान इस चीज का कम है कि एक साथ मार्च करें। उसमें बहुत सी चीजें हैं उसमें, लेकिन ये कि जिस तरह की हमारे यहाँ धरने होते हैं, जिस तरह की पेशिंग उसके बारे में होती हैं, सिचुएशंस डेवलप होती हैं, ऑपोजिशन के पास इस वक्त ग्राउंड तो है, लेकिन ऑपोजिशन के पास प्लान नहीं है उसका। और यही सबसे बड़ा ऑपोजिशन का डायलेमा है कि जब तक आप कोई लोगों को एक ऑल्टरनेट प्लान नहीं देंगे कि आप ये कर सकते हैं और ये करेंगे और ये चीजें करेंगे, आपके पास सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि कोई प्लान दें। और जाहिर है लोग माजी के हवाले से भी देखते हैं, जब ऑपोजिशन को देखते हैं कि माजी में आपने क्या किया, तो ऑपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखना यह है कि वो मार्च कितना मीनिंगफुल होता है और प्रोटेस्ट कितना मीनिंगफुल होता है। लेकिन मुख्तसरन बताइएगा, जो IMF की हमारे ऊपर शराइत हैं, ऑपोजिशन क्या कहेगी कि हम आके निकल जाएंगे? इस तरह की दावे तो इमरान खान साहब भी ऑपोजिशन में करते रहे। किस तरह का प्लान होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, वैसे तो 1977 में हमने सुना था, ये नारा लगा था कि 1970 की सतह पे जो है कीमतें ले आएंगे। एक जलसे वाला नारा था ना, आपको भी पता था कि नहीं ला सकते। आज भी जगह अगर आप ये कहें कि आप 2018 की पोजीशन पर पेट्रोल की प्राइसेस ले आएंगे, तो ये गलत बयानी होगी। अगर आप ये वादा करें कि हम डॉलर को वापस 100 रुपए 105 पर ले आएंगे, ऑपोजिशन ये दावा करती है, तो क्या इस काबिल होगी कि मईशत को इतना मुस्तहकम कर सके? एटलीस्ट करें तो आप बताएं। तो मैं वही कह रहा हूं, ठीक है, कि ऑपोजिशन सिर्फ नारेबाजी के अलावा कोई प्लान तो दे कि आप ये करेंगे। ठीक है। बेनज़ीर की जाने बातें। बेनज़ीर, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इस तहरीक में जो अब मुश्तरका अपोजिशन के नाम से राना साना उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, आज PDM का भी जलसा होने जा रहा है, आपको लगता है कोई दम होगा? देखिए, मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्च का हिस्सा पीपल्स पार्टी बनेगी। पिछले महीने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात की थी कि हम शायद लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। और जब पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा भी थी, तो तब भी एक चीज़ जिस पे सबका कंसेंसस था वो लॉन्ग मार्च पे था। इस्तीफों पे आके बात बिगड़ गई थी, लेकिन लॉन्ग मार्च पे सबका कंसेंसस था। और वजह देखें, अभी अपोजिशन के पास सियासत करने के लिए बहुत कुछ है। महंगाई भी है, ये एक नोटिफिकेशन का भी मामला है, शहबाज शरीफ साहब का जो केस है लंदन में, उसका भी जो फैसला आया है। तो अभी इनके पास बहुत कुछ है सियासत करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी इस वक्त ऑपोजिशन जरा स्ट्रॉन्ग है और हुकूमत जरा कमजोर नजर आ रही है। कुछ महीने पहले जब पीपल्स पार्टी ने PDM का प्लेटफॉर्म छोड़ा था, तो तब ऑपोजिशन कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत जरा कमजोर नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से आज फैसलाबाद में जो जलसा हो रहा है, उसमें मरियम नवाज शरीफ की तकरीर काफी उनकी जारहाना तकरीर होगी। ठीक है, हमारी पैनलिस्ट की राय आपने जानी, इस पर मजीद आरा हासिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मुश्तरका अपोजिशन या PDM इत्तेहाद मिलकर हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक को कामयाब बना पाएंगे? क्या कोई लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन पाएगी पीपल्स पार्टी? इस पर हम बात करें, अपने पैनलिस्ट की राय ले रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी जानिब आएंगे। क्या लगता है आपको, पीपल्स पार्टी और PDM इस मौके पर माजी के इख्तिलाफात भुलाकर यकसू मुश्तरक हो सकते हैं? मेरा ख्याल में बिल्कुल मेरा जवाब नहीं में है, और उसी वजह शायद जो आपका सवाल है उसके मुताबिक तो नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल बताता हूँ। वो संजू थे, उसके चाइनीज़ बहुत बड़े फ़िलासफ़र, वॉरियर, जर्नल, आज से 3,500 साल पहले। तो उन्होंने दो फिक्रे, बहुत सारी बातें की, लेकिन दो फिक्रे बड़े इंपॉर्टेंट है कि कोई जंग, कोई सियासत, कोई चीज़ करने से पहले नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी। ऑपोजिशन ने 3 साल में ये नहीं बता सकी कि उनका दुश्मन कौन है, वो पॉलिटिकल कैंपेन किसके खिलाफ चलाना चाहते हैं। दूसरी बात, पॉलिटिक्स के अंदर वजी एक बात ज़हन में रखें, एक अपॉर्चुन मोमेंट होता है जिसको अरेस्ट करना पड़ता है। एक होता है मुर्दार खाना जो गिद्ध करती है, एक होता है शिकार को हंट करके खाना जो कि शाहीन करता है, जो कि टाइगर करता है। ऑपोजिशन क्या मुर्दार खाना चाहती है? आज अगर अपोजिशन जो है अपनी मसल फ्लेक्स कर रही है, तो अगर सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो है उनके अंदर कोई दलाल नजर आती है और उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई असूलों के ऊपर कोई लड़ाई इनके सामने नहीं थी। वगरना उसके लिए जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो जैसे PNA ने किया था, 7 मार्च को नेशनल असेंबली का इलेक्शन हुआ था, धांधली हुई भुट्टो साहब के वक्त में 1977 में, 10 मार्च को उसका बायकॉट किया और 14 मार्च से मुल्क में कैंपेन चलाई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अब किस्सा ये है कि इन्होंने जब पिछले साल 2020 में किया, जो इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई इकट्ठे पीपल्स पार्टी, उस वक्त तो 1.5 महीने के लिए तो लगते थे ना कि बिल्कुल एक यकसू हैं और एक बाहमी व्यवस्था है एक दूसरे के अंदर। तो क्या हुआ सिवाय इसके कि मजीद अपने आप को लोगों में जलील कराए, जो तो गवर्नमेंट की खुशकिस्मती कि ऑपोजिशन लेकिन कि जो महंगाई का तूफान है, कि हुकूमत जो है वो किसी काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, उसके ऊपर इनकी सियासत चल रही है। बड़ी मायूस पाकिस्तान की है, और फिर उसके ऊपर जो असूली सियासत नहीं करी, आइन के मुताबिक नहीं करी। लेकिन जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने कहा कि इस वक्त अवाम को कोई मसीहा ही नजर नहीं आ रहा जिसकी जानिब वो देखें, इस वक्त क्या आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को मिलकर इस खला को पूरा करना चाहिए, एक प्लान देना चाहिए कि किस तरह मौजूदा हालात से निपटना है? वजी दोपहर को भी हम एक जगह बैठे थे और यही बहस व तमीज़ होती रही। मेरे इस बारे में बड़ा ज़बरदस्त है। मैं पाकिस्तान की अवाम के बारे में 2 चीज़ें सुनना पसंद नहीं करता हूँ। एक, वो कहते हैं जी अवाम जाहिल है। जब अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इलेक्ट कर लिया तो अवाम जाहिल है। मैंने पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन प्रोसेस देखे, हिस्सा लिया अमेरिका के अंदर 2-3 इलेक्शनों के अंदर हिस्सा में रहा है कि उसका जो सिस्टम के अंदर रह के देखा, उसमें पार्टिसिपेट किया जो वर्कर। पाकिस्तान के लोगों के अंदर जितनी अक्ल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के बंदों को कभी अंडरमाइन ना करें। ठीक है कि ये नहीं कि जिस यकदम निकले, और उसके लिए मसला बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बंदा आए, नहीं भी आएगा तो यकीन जाने के इफ्तिखार चौधरी के वक्त में जब लोग निकले थे तो यही बातें मैं सुन रहा था कि मुशर्रफ साहब के वक्त में कोई नहीं निकलता। ठीक है, और कोई नहीं निकलेगा। एकदम पता चला कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ वाकया कहीं और हुए, लोगों ने अपना गुस्सा वहां निकाला। वो थोड़ा मौका मिला, सारे लोग बाहर आएंगे। ठीक है नियाज़ी साहब, आपका ऑप्शन हमारे पास आ गया। इरशाद भट्टी साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुश्तरका PDM जो है ये मिलकर एक महाज बना पाएंगी, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन पाएंगी? जनाब स्पीकर, चूंकि आपके पास वक्त थोड़ा, इसलिए हम मौलाना साहब के पहले लॉन्ग मार्च धरने का जो हशर हुआ इस पर बात नहीं करते, मौलाना साहब के प्लान ABCD पर बात नहीं करते, जो तमाम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसें हुई, जो रहबर कमेटियां बनी, जो 26 नुकात बने, PDM और उन पर बात नहीं करते, जो मौलाना साहब ने कहा कि मिन्नतें मैंने की, फ़ायदा पीपल्स पार्टी नून उठा गई, उस पर बात नहीं करते, जो सिविलियन बालादस्ती, जो इनकलाब, जो मज़ाहमत, जो वोट को इज़्ज़त दो, ये जाली टोपी ड्रामे थे, जो धुआंधार जलसे थे, जुलूस थे, रैलियाँ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, दावे थी, बड़कें थे, उन पर बात नहीं करते। जनाब स्पीकर, आज जो आर पार
करना था, जो मार्च से पहले हुकूमत का मार्च, जो इस्तीफे मुंह पर मारने की बातें, उस पर भी बात नहीं करते। और इस पर भी बात नहीं करते कि पीडीएम तितर बितर कैसे हुई, पीडीएम में इत्तेहाद कैसे नहीं रहा, और 3.25 सालों में हुकूमत अपोजिशन के लिए ऑक्सीजन बनी और अपोजिशन हुकूमत के लिए ऑक्सीजन कैसे बनी, इस पर भी बात नहीं करते। और इस पर भी बात नहीं करते कि 3.5 साल में सिवाय यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाने के अपोजिशन हर मुहाज पर हारी। सब रहने दें, पूछना ये है मैंने अपने दोस्त, अपने भाई राना सनाउल्लाह साहब से कि पीपी साथ है या नहीं है, ये तो बात की बात है। क्या मुस्लिम लीग के साथ है? पूछना ये है उनसे कि गुड कप बैड कप वाली मुस्लिम लीग इकट्ठी है या अलहदा है? जो अमरीकी नाज़िमुल अमूर से इकट्ठे नहीं मिल सकते, वो मुस्लिम लीग इकट्ठे लॉन्ग मार्च करके हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। पूछना ये भी है कि ये लॉन्ग मार्च मफाहमती होगा या मज़ाहमती, और पूछना यह भी है कि लॉन्ग मार्च से क्या हासिल वसूल होगा। हुकूमत गिरानी है, आप तो लॉन्ग मार्च आप करने से सड़कों पर आकर हुकूमतें गिराने के खिलाफ थे। आपके ख्याल में तो ये इस पर ऐसा करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। आपके ख्याल में तो ऐसा करने वालों के पीछे कोई होता है, तो आपके पीछे अब कोई है? तो जनाब स्पीकर, आखिरी बात, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा तो हो सकता है बन जाए, मगर इसके बाद किसी एडवेंचर का वो हिस्सा हरगिज नहीं बनेगी। उनका जुगाड़ लगा हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल कह चुके हैं कि अगली हुकूमत मेरी, और इसके लिए वो 3 मरतबा अमेरिका और बहुत पाकिस्तानी शहरों में जा चुके हैं। ठीक है, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं और साथ में कुछ कंडीशंस अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया, हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ, आपसे इजाज़त लेंगे, फिर को होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।